कभी सोचा है कि एक प्राचीन साम्राज्य दुनिया के सबसे असरदार इस्लामिक गणराज्यों में से एक कैसे बन गया? तो चलिए आज ईरान के इसी दिलचस्प इतिहास की यात्रा पर निकलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ईरान की कहानी को समझने के लिए हमें इन दो तस्वीरों को एक साथ देखना होगा। देखिए, एक तरफ है प्राचीन फारिस, दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों का घर, पर्सिपोलिस जैसे शानदार शहरों वाला, और फिर दूसरी तरफ है आज का ईरान, एक इस्लामिक देश जो अपनी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं और अपनी नीतियों से पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को एक नया आकार दे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक महान साम्राज्य से एक इस्लामिक गणराज्य तक का ये नाटकीय सफर आखिर तय कैसे हुआ? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल से शुरुआत से शुरू करते हैं, उस दौर से जब साइरस द ग्रेट जैसे राजाओं और परसेपोलिस जैसे भव्य शहरों की नींव रखी जा रही थी। ये कहानी है खुद को बार बार बदलने और फिर से बनाने की। पता है, ईरान का इतिहास कुछ फीनिक्स पक्षी जैसा है जो हर बार अपनी ही राख से और ज्यादा मजबूती से उठता है। ये उठने, गिरने और फिर से उठने का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। ये एक ऐसी जमीन है जिसने अनगिनत साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा, लेकिन अपनी पहचान को हमेशा जिंदा रखा। तो ईरान की इस शानदार विरासत की नींव आखिर रखी किसने थी? चलिए इसके पहले महान साम्राज्यों की दुनिया में चलते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 550 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट के हखामनी साम्राज्य से, जिसने दुनिया को मानवाधिकारों का पहला चार्टर दिया। फिर पार्थियन और सासानी साम्राज्य तक, जिन्होंने कला और वास्तुकला की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी कायम है। ये सिर्फ राजवंश नहीं थे, ये वो ताकतें थीं जिन्होंने एक मजबूत फारसी पहचान गढ़ी। और इस स्लाइड पर लिखी ये बात बिल्कुल सटीक है। इन साम्राज्यों का असर सिर्फ उनकी सीमाओं तक नहीं था, उनका प्रशासन चलाने का तरीका, जैसे कि एक कुशल ब्यूरोक्रेसी और सड़कों का नेटवर्क, बाद के साम्राज्यों के लिए एक मॉडल बन गया। उनकी विरासत आज भी ईरान की रगों में दौड़ती है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने ईरान की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये विजय और बदलाव का दौर था, जिसने देश को उसकी जड़ों तक हिलाकर रख दिया। 7वीं शताब्दी में अरबों की जीत ने सब कुछ बदल दिया। इस्लाम के आने से कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि एक अद्भुत संगम हुआ, जिससे एक नई और अनोखी फारसी इस्लामिक पहचान बनी। इसे आप फारसी शायरी में अरबी शब्दों के इस्तेमाल में देख सकते हैं, या फिर इस्लामिक डिजाइन से सजे फारसी कालीनों में महसूस कर सकते हैं। इस नई पहचान का सबसे जरूरी पहलू था शिया इस्लाम का उदय। सुन्नी इस्लाम से इसका मुख्य अंतर इस बात पर है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद नेतृत्व किसे मिलना चाहिए था। जब 16वीं शताब्दी में इसे ईरान का राजकीय धर्म बनाया गया, तो ये एक ऐतिहासिक कदम था। इसने ईरान को उसके ज्यादातर सुन्नी पड़ोसियों से एक अलग पहचान दी, और यही पहचान आज भी मिडिल ईस्ट में उसकी भूमिका तय करती है। चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे 20वीं सदी में पहुंचते हैं। ये वो दौर था जब ईरान एक बार फिर एक बड़े चौराहे पर खड़ा था, अपनी आत्मा की लड़ाई लड़ रहा था, परंपरा और आधुनिकीकरण के बीच। इस स्लाइड पर ईरान के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते दिख रहे हैं जो आपस में टकराने वाले थे। एक तरफ थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी और उनकी व्हाइट रेवोल्यूशन, जो ईरान को पश्चिमी तर्ज पर एक मॉडर्न देश बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ आयतुल्ला जैसे धार्मिक नेता थे जो इन सुधारों को इस्लामी मूल्यों पर एक हमला मानते थे। जरा सोचिए कि आप एक पारंपरिक बाजार में एक दुकानदार हैं और आप देख रहे हैं कि आपके शहर में वेस्टर्न स्टाइल शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, जबकि आपकी कमाई 10 की 10 है। शाह के सुधारों से औद्योगिकरण तो तेजी से हुआ, लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो गई। इसने बहुत से लोगों को पीछे छोड़ दिया, जिससे एक गहरे असंतोष ने जन्म लिया। और इसी असंतोष की आग ने 1979 की इस्लामिक क्रांति को जन्म दिया। ये आधुनिक ईरानी इतिहास की सबसे विस्फोटक घटना थी, जिसने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये क्रांति जंगल की आग की तरह फैली। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के नारों की गूंज थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद आयतुल्ला खोमेनी एक हीरो की तरह निर्वासन से लौटे, जहां लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया, और आखिर में एक जनमत संग्रह के जरिए राजशाही को खत्म करके ईरान के इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की गई। ये सिर्फ एक सत्ता का बदलना नहीं था, ये एक जन आंदोलन था जिसने 2500 साल पुरानी राजशाही को खड़ फेंका
और उसकी जगह एक थियोक्रेसी यानी एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जहां धार्मिक नेता शासन करते हैं। इस क्रांति ने पूरे मिडिल ईस्ट में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे दूसरे देश भी अपने भविष्य को लेकर डर गए। तो इस पूरी तूफानी यात्रा के बाद आज के ईरान के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? असल में ईरान का आज उसके अतीत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम ईरान को अपनी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं पर बातचीत करते देखते हैं, तो हम उसकी शाही विरासत का गौरव देख रहे होते हैं। जब हम उसे लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन करते देखते हैं, तो हम उसकी खास शिया धार्मिक पहचान को काम करते हुए देखते हैं। और अंत में ये सोचने वाला सवाल है, एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों सालों में खुद को बार बार बदला है, जो हर चुनौती के बाद एक नए रूप में सामने आई है, उसकी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।